नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले ऑडियो लीक्स की बात करेंगे। कल 2 ऑडियो लीक्स हुई हैं। एक परवेज़ लाई की है जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ उसमें गालियाँ-वालियाँ दी हैं, वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। परवेज़ लाई ने कहा कि अगर ये 1 महीना पहले गाली देकर कहा कि 1 महीना पहले गिरफ़्तार होता तो हमारी असेंबलियाँ बच जाती। फिर दूसरी गाली दी। तकरीबन 4 गालियाँ उसमें 35 सेकंड के टुकड़े में उसने दी हैं फवाद चौधरी को। और इस तरह फिर उनसे मदरत भी की और फवाद चौधरी की बीवी ने, हुब्बा चौधरी ने, परवेज़ लाई को माफ़ भी कर दिया। लेकिन ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है परवेज़ लाई ने किस तरह बैंड बजाई है फवाद चौधरी की। और इसकी और भी ऑडियोज़ होंगी जो यकीनन फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी होंगी और दूसरी भी होंगी। उसके अलावा दूसरी ऑडियो जो आई है वो पीटीआई की करप्शन की कहानियों पर है। पीटीआई के एक बड़े गुंडे अली अमीन गुंडापुर डीआई खान से हैं। वो यकीनन किसी सेक्रेटरी लेवल के आदमी से बात कर रहे हैं कि पैसे रिलीज़ हुए हैं, उसमें मेरा हिस्सा कहाँ है। तो उसने बताया कि फ़लाँ आदमी को 16 करोड़ रुपए हमने दिए हैं गुज़िश्ता, और अब दूसरे फ़लाँ बंदे को हम दे रहे हैं 16 करोड़ रुपए, सिर्फ आपका हिस्सा है जो आपको पहुंच जाएगा कल। तो ये हालत है एक आदमी की करप्शन की। और ये पीटीआई के सारे जो मिनिस्टर हैं सारे ये करप्शन में गर्दन तक जो है धंसे हुए हैं और बात करते हैं दूसरों की चोरियों की। उसके अलावा एक 2 अरब की और चोरी पकड़ी गई है जिसका भी सुराग लगा है केपीके में कि उन्होंने खैबर तक एक पाइपलाइन बिछाई। उसके लिए जो टेंडर हुए वो एक ही पार्टी को टेंडर किया गया और यकमुश्त उसे 2 अरब रुपए अदा कर दिए गए। उसके बाद फिर कोई काम ही नहीं हुआ। जब पकड़ दकड़ शुरू हुई तो फिर एक रात के अंदर अंदर कोई 27 लाख मीटर पाइप लगाकर काम किया गया और लोग अभी तक उस पाइप को ढूंढ रहे हैं कि वो पाइप है कहाँ पर। तो इस तरह की करप्शन है केपीके में आम है। केपीके के खजाने को जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो 70 अरब रुपए जो कर्जा था पीटीआई इस पे केपीके पर, पीटीआई के जो है 9 साला हुकूमत में वहाँ जो तबाही फेरी है वो 1100 अरब रुपए के पे कर्जा छोड़ कर गया है महमूद खान। सिर्फ ये इमरान खान की तीमानदारियाँ होती रही हैं, उस पर खर्चे होते रहे, उनके जलसों पर, लॉन्ग मार्चों पर। और 10 रुपये इमरान पे खर्चा करते थे तो 1000 रुपये ये अपने जेब में भी डालते गए हैं। वो इन्होंने बहुत बड़ी चोरियां की हैं। केपीका की जो है गवर्नर्स तबाह है, वहाँ तालिबान ने सर उठा लिया है, सूरत हाल वहाँ पर इंतहाई संगीन है। और ये सारी इन लोगों की नाअहली का नतीजा है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ लंदन से रवाना हो चुकी हैं। आज वो फिर जो है दुबई पहुंचेंगी, एक रात वहां दुबई में क़याम करेंगी और कल वो दुबई से जो है पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। तकरीबन 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी। लेकिन अब पीएमएल नून के ज़राए बता रहे हैं कि वो इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं होगा, एक नॉर्मली होगा और फिर उन्हें जो है अपने घर ले जाया जाएगा। तो यूँ जो है पीएमएल नून के अंदर भी कुछ जो है दरारें हैं, कुछ झगड़े हैं, कुछ लोग अभी भी मंजर से गायब हैं, कुछ मरियम नवाज़ की तकरीर पर नाराज़ हैं। तो ये देखना ये होगा कि मरियम नवाज़ के आने के बाद क्या पार्टी में वो तब्दीलियाँ लाती हैं, कौन कौन से नए चेहरे आगे आते हैं, किस किस को पीछे किया जाता है। क्यों तलाल चौधरी वगैरह ये सारे मंजर से गायब लगे पड़े हैं जो बड़े एक्टिव थे, और शायद खाकान अब्बासी भी मंजर से गायब है। वो दूसरों के साथ मिलकर सेमिनार तो कर रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी के किसी प्रोग्राम में नहीं आए। तो ये एक नई सूरत हाल बनेगी मुस्लिम लीग के लिए। लेकिन ठीक है, मुस्लिम लीग को अगले इंतखाबात तक तैयार करके एक बेहतर मुस्लिम लीग बनाना होगा। राना सनाला मरियम नवाज़ के साथ नहीं आए, वो वहाँ रुक गए हैं। वो कल वहाँ से रवाना होंगे सीधे पाकिस्तान के लिए, वो डायरेक्ट फ्लाइट से पाकिस्तान पहुँचेंगे। तो मरियम उसके बाद पता चलेगा कि राना सना क्या कह रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने लंदन में कहा है कि इमरान खान, एक सहाफ़ी ने जब पूछा कि क्या इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी हरकतें और बयानात ऐसे ही हैं कि इसे गिरफ़्तार किया जाए। तो ये सूरत हाल है और इमरान खान को मज़ीद डराया जा रहा है। और सदर अलवी और इमरान खान की जो मुलाकात हुई थी उसकी मज़ीद तफ़सीलात भी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक अलवी ने इमरान खान को बताया है कि अब जो है मेरी खुद बातचीत नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट सख्त नाराज़ है और अब वो तुम पे क्या मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारे लिए ज़मानतें दी थी कि अब तुम खामोश रहोगे और करोगे, लेकिन उसके बावजूद तुम खामोश नहीं रहे और तुमने
اٹیک بھی کیے اور دونوں اسمبلیاں توڑ کر ملک میں مزید بحران پیدا کر دیا ہے۔ الوی نے یہ بھی اس کو بتایا عمران خان کو کہ میرے ساتھ جو سفارتکار مل رہے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار میں آئے تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان ایک بدتمیز آدمی ہے اور کسی کے ساتھ بھی اس میں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ کون جو ہے کرے گا، اور یہ کوئی بات رکھتا بھی نہیں ہے دل میں۔ تو یہ ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں، ان چیزوں سے یہ واقف ہے۔ اس کو تو سیاست بھی نہیں آتی بیچارے کو، جو آتا ہے منہ میں بک دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا ہوا۔ اب اسمبلیاں توڑ کر جو ہے یہ بڑی مصیبت میں ہے۔ اب اپنی ہی پارٹی کی جو ہے ضد میں ہے کہ وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب جو ہے عمران خان پی ٹی آئی کے لیے لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ اب یہ الزامات لگا رہے، جس طرح کل شیخ رشید نے کہا تھا کہ زرداری عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں، آج وہی بات مراد سعید نے بھی کی ہے کہ زرداری عمران خان کو مروا سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خود ہی اس کو مروا کے جان چھڑائیں گے تاکہ نام اس کا چلے اور ہم مال بنائیں، اور جس طرح پیپلز پارٹی والوں نے کیا تھا وہی کام ہو جائے گا یہاں بھی، کہ بھٹو کے نام پہ تو چل رہے ہیں لیکن اپنا کوئی کام نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ ایسا ہی کام ہوگا کہ عمران خان کو منظر سے غائب کر کے پھر پی ٹی آئی والے مزے کریں گے اگلے 10-15 سال۔ تو یہ صورتحال بھی ہے۔ عمران خان کو اپنے ہی لوگوں سے جو خطرہ ہے، اسے اپنے لوگوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کے آستین کے جو سام پہ جس طرح پرویز الہی نے کہا کہ 4-5 لوگ ہیں عمران خان کے قریب جو اس کو تباہ کر رہے ہیں، جس میں ایک تو جیل چلا گیا، باقی 4 پیچھے رہتے ہیں، تو یہ دیکھ لے کہ کون سے ہیں۔ ان کے لیے فیصل واڈا نے بھی کہا ہے کہ یہ سانپ ہیں جو عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سانپوں سے عمران خان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف کے پی کے اور پنجاب پولیس نے بنی گالا سے بھی اور زمان پارک سے بھی جو نفرت ہٹا دی ہے، اس کو کم کر دیا ہے۔ جو 560 پولیس والے زمان پارک پہ پہرا دے رہے تھے، جس میں کے پی کے بھی لوگ تھے، پنجاب کے بھی تھے، کے پی کے والوں کو واپس کر دیا گیا ہے۔ اور بنی گالا جو بند پڑا ہے وہاں کوئی بھی نہیں، لیکن وہاں بھی تقریباً 100 سے زیادہ پولیس والے موجود تھے، ان سب کو بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ اب کم سے کم سیکیورٹی وہاں دی جائے گی جو جتنی کہ سابق وزیر اعظم کو آئین اور کانسٹیٹیوشن میں ضروری ہے، جس طرح دوسروں کو ہے، یوسف رضا گیلانی کو ہے، شاید خاقان عباسی کو ہے، راجہ اشرف کو ہے، تو اس طرح ہی ان کو سیکیورٹی ملے گی۔ تو یہ اب صورتحال ہوگی، اس پر بھی پی ٹی آئی والوں کی رونا پیٹنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کو خطرہ ہے، اس کی سیکیورٹی واپس لے جائے۔ خطرہ وہ باہر ہی نہیں نکل رہا، باتھ روم تک زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ کمرے سے باتھ روم میں، باتھ روم سے پھر کمرے میں، اور کہیں جاتا ہی نہیں۔ اور کمروں کی جو کھڑکیوں کی شیشے ہیں وہ بھی بلٹ پروف ہے، تو اس کو ڈر کس بات کا ہے۔ اور باہر اتنے سارے کارکنوں کو خیمہ لگا کر ہنی مون پیریڈ بنا دیا گیا ہے، وہاں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، وہ خیموں میں بیٹھے ہیں، رات کو کیا ہو رہا ہے وہ چٹھا صاحب نے سیاسی ڈیرا میں آج ایک بلاگ میں بتایا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ سمجھدار ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کو جو ہے آج عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد عدالت نے مزید ریمانڈ نہیں دیا اور انہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل راولپنڈی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس ساری تگ و دو میں ایک چیز سامنے آئی کہ فواد چودھری کی بیوی سامنے آ گئی، حبا چودھری، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اب ٹی وی اسکرین پہ آ رہی ہے، اور عمران خان سے بھی ڈائریکٹ نمبر لے لیا ہے اور وہ بھی اس سے بات کر رہا ہے۔ لیکن خدا خیر کرے کہ جس طرح پہلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی عمران خان کی، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ عمران خان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور میرا خیال فواد چودھری باہر نکل کے سب سے پہلے بیوی سے وہ نمبر ہی ڈیلیٹ کروائے گا۔ تو اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کا جو پنکی پیرنی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کا دوسرا گواہ اون چودھری بھی سامنے آ گیا ہے، جس نے جاوید چودھری کو اپنے ایک بیان میں، انٹرویو میں بتایا کہ ہاں پنکی پیرنی سے عدت کے دوران نکاح ہوا تھا، کیونکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابھی فوراً ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، کیونکہ یہ شدھ گھڑی ہے۔ اس کی وجہ سے عمران خان نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور مولوی کو جو ہے اندھیرے میں رکھا گیا۔ اور نکاح کے بعد 1 ماہ کے بعد مولوی کو پتہ چلا، تو پھر مولوی بھاگا آیا، مولوی سعید، اس نے آ کے کہا کہ یہ نکاح فاسق ہے اور آپ جو ہے غلط کام کیا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اب اس کو دوبارہ نکاح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر خفیہ طور پہ پنکی پیرنی کا اور عمران خان کا دوبارہ نکاح ہوا۔ تو یہ ساری کہانی وہی ہے کہ عمران خان کے گلے میں اس پنکی کو فٹ کرنا تھا جنرل فیض امین نے، سارا ڈرامہ اسی کا رچایا ہوا تھا، سارا کھیل اسی کا تھا، اسی کا یہ آدمی پنکی کا مرشد تھا، اور پنکی پھر عمران کی مرشد بن گئی، اور یوں ایک بڑا
खेल खेला गया और 4 साल पाकिस्तान के लूटे गए। पाकिस्तान के साथ बड़ा खिलवाड़ किया 2 जनरलों ने अपनी लड़ाई में। इमरान खान को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया। जनरल फैज़ ने अपनी लड़ाई लड़ी, जनरल बाजवा की अपनी गेम थी, दोनों ही नाकाम हुए, लेकिन नुकसान सारा पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान के अवाम का हुआ कि एक नाअहल शख्स को, जिसे कुछ भी ना आता हो, ना जाता हो, वज़ीर-ए-आज़म बना के बिठा दिया गया। जो सिर्फ 12 बजे आता था, यूट्यूबरों को खबरें करके 5 बजे वापस बनी गाला। वो 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर का खर्चा भी गले में और काम भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इसका ज़ोर इस बात पे था कि फलां बंदे को जेल में डालो, इसको जेल में डालो, मैं इसकी चीखें सुनूं। राना सनाउल्लाह को जेल में डालो, शहबाज शरीफ को जेल में डालो, मरियम को जेल में डालो, मरियम के बाथरूम में कैमरे लगाओ, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करो, बीमार आदमी चल भी नहीं सकता, 2 आदमी उसको पकड़ के चलते, फिर भी उसको जेल में डाला गया। उसके अलावा जो है फरयाल टालपुर को जेल में डाला गया। ईद की रात को उसे पिम्स हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, वहाँ से उसको हिरासत में लेकर अडियाला जेल पहुँचाया गया। उसके अलावा खुर्शीद शाह और दुरानी साहब और दूसरे बहुत सारे किरदार हैं जिनको नेब के हाथों गिरफ्तार कराया गया इमरान खान ने। और 90 रोज़ का रिमांड होता था। 90 रोज़ के रिमांड पर जो है अदलिया भी उस ज़माने में चुप करके बैठी हुई होती थी, मज़े देख रही होती थी अदलिया। और अब जिस तरह उछल कर वो कोर्टों से बाहर आकर फैसले कर रहे हैं और पीटीआई वालों को सहूलतें फराहम कर रहे थे, उस वक्त ये पीठ की तरफ मुँह करके खड़े थे। जब 90 दिन के लिए रिमांड पर लोग पड़े हुए थे, तो ये अदलियाएँ बिल्कुल खामोश थी। लेकिन आजकल बड़ी इनके ज़मीर जाग गए हैं और बड़े तेज़ी से ये फैसले कर रहे हैं। उसके अलावा पीटीआई अब पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं उसकी तकर्री को, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। लेकिन हो सकता है क्योंकि कोई इनकी कोई सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में जो है सुप्रीम कोर्ट कोई इनकी सुनवाई करेगी, क्योंकि एक आइनी मामला है और आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास जो नाम ना गए, उनमें से वो किसी भी नाम को अप्रूव करें न करें, वो उनकी सवाबदीद था। इसको कोई दूसरा बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म के पास था अख्तियार था कि वो किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो वो अख्तियार उसने इस्तेमाल किया। और इलेक्शन कमीशन भी अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए मोहसिन नकवी को वहाँ बनाया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मोहसिन नकवी एक अच्छे इंसान है। अभी तक तो वो बिल्कुल पोलाइटली चल रहे हैं, लेकिन उसको ज़रदारी से लिंक करके बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ भी बड़ा फ्रॉड हो गया है, ये ज़रदारी को फ़ायदा देगा, ये करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बड़े धीमे अंदाज में, बड़े खामोशी के साथ लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं। कल भी बलूचिस्तान के कुछ लोग, अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और आज आफ्ताब शेरपाओ के भाई, मेरे ख्याल है बाबर शेरपाओ उनका नाम था, और कुछ दूसरे लोग केपीके से, और केपीके क्यूली के जो सदर थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूँ पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए सिफ़बंदी कर रही है, और देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी इसमें कितनी कामयाब होती है। आसिफ अली जरदारी जिस तरह से गेम कर रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद अगले इंतखाबात की कामयाबी सूरत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। ये उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन लग भी ऐसा रहा है जिस तरह वो गेम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ही हो, मखलूक हुकूमत का सरबराह हो। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ अभी बड़े घर वाले इसी तरह कंफर्ट नहीं है जिस तरह पहले थे, और नई इमरान खान के साथ है, तो इन दोनों की बारी मुझे नहीं लगती कि आएगी। अब जो बारी आने वाली है वो पीपल्स पार्टी की आएगी, और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ जमायतें और होंगी, साथ में एमक्यूएम होगी, बलूचिस्तान के कौम परस्त होंगे, केपीके से कुछ पार्टियाँ होंगी, मौलाना फजल रहमान होंगे, हो सकता है पीएमएल नून भी शामिल हो, और ये भी हो सकता है कि पीटीआई भी कहीं शामिल हो, क्योंकि कुछ सियासत में कुछ कहना कबल वक्त होता है। लेकिन अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होगा इंशाल्लाह, यही आप देखेंगे। उसके अलावा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई शुरू है। इसहाक डार ने भी आज हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि पाकिस्तान कलमे पर वजूद में आया है, ये दुनिया की पहली रियासत है जो कलमे पर वजूद में आई है, और जो कलमे पे वो वजूद में आई है तो उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, वही इसकी मईशत को देखेगा। मेरी और मेरे बाप दादा की तौबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेगा अल्लाह ही करेगा। तो अब सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में तो पहले भी थी, लेकिन लोगों ने यहाँ आके ख़राब की। पहले इमरानी गवर्नमेंट ने जो नुकसान पहुँचाया, शौकत तरीन जैसा नाअहल और
ढगा आदमी इसको वज़ीर ख़जाना बना दिया, जिसने जाके IMF के साथ गलत मुआहदा किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि IMF से जो ये जा रहे हैं लेने, तो इससे और महंगाई बढ़ेगी और ये होगा। मेरा तो दिल कर रहा था इसको, इसके भौहें जो हैं उससे पकड़ कर इसके सर पे जूते मारूं कि ये खुद ही उस IMF के साथ मुआहदा करके आया है। उस मुआहदे में पूरी कौम को जकड़ दिया। स्टेट बैंक भी उनके हवाले कर दी गई कि हम डॉलर को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसीलिए IMF नहीं आ रही थी। पिछले 3 महीने से ये चल रहा था रोला। अक्टूबर से जब से इसाक डार आए हैं, उसने डॉलर को एक जगह पर मुंजमन करने की कोशिश की, जिस पर IMF ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, आप जो है स्टेट बैंक को आज़ाद करें, डॉलर को आज़ाद करें, तब मुज़ाकरात होंगे। तब जाके 2 दिन पहले जो इनके मुज़ाकरात हुए, इसके बदले में जो है डॉलर को आज़ाद किया गया है और डॉलर ने बड़ा जम मारा है 35 रुपये पर और 265 रुपये पे चला गया है। और दूसरी जो कल जो है डॉलर से जो है फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर ने भी बात बताई कि LCs जो है नहीं खुलने की वजह से अब पाकिस्तानी बहुत सारे जो सरमाएदार हैं अपनी अफ़गान ट्रेड पर माल मंगा रहे हैं और वहाँ अफ़गानिस्तान के नाम पर ट्रेड आ रही है और उनके लिए डॉलर पेमेंट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में बैंक्स की तो डीलिंग नहीं है, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान से डॉलर जा रहे हैं और 2 अरब डॉलर हर महीने पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिससे अफ़गानिस्तान की LCs क्लियर हो रही हैं और वही माल फिर मार्केट में ब्लैक होकर पाकिस्तान में ही आ रहा है। अफ़गानिस्तान कम ही जा रहा है। अगर 100 डॉलर हैं तो 10 डॉलर अफ़गानिस्तान में और 90 स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और वही माल फिर मार्केटों में दूसरे दामों में बिक रहा है, जिससे पाकिस्तान को ड्यूटी का भी लॉस हो रहा है और पाकिस्तान की इकानमी को भी लॉस हो रहा है। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो जो है देनी चाहिए। कसाद बाज़ारी तो पूरी दुनिया में, बरतानिया में, फ्रांस में, हर जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं जो महंगाई के खिलाफ, ब्रसल्स में और जहाँ देखें बेल्जियम में हुए, जर्मनी में, खुद अमेरिका में 31 ट्रिलियन डॉलर का जो है उसका डिफ़ॉल्ट हो रहा है अमेरिका का और कहा जा रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, लेकिन अमेरिका को क्या है, वो फिर डॉलर छाप देगा। जिस तरह उसने जनवरी में अपनी टोटल जो डॉलर्स की वैल्यू थी उसका 40% उसने दोबारा डॉलर जो है छापा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है 40% पीछे चली गई। यानी हमारा रुपया जो है इसने पहले ही 40% कम कर दिया, अब हम मज़ीद पीछे जा रहे हैं, हमारा रुपया बहुत नीचे जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ही डाउन हो गई है और जनूबी एशिया में पाकिस्तान दूसरी जो है करेंसी है जो सबसे ज़्यादा गिरी हुई है। तो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान का बेहतर हो, लेकिन इमरान खान और उसके हवारी छोड़ेंगे तो तभी जाकर कुछ सूरत बदलेगी। अब इलेक्शन कमीशन ने अब आज 33 हलकों के इंतखाब का ऐलान कर दिया है कि ज़मीनी इलेक्शन 33 हलकों में होंगी, जिसमें 9 हलके कराची के हैं सिर्फ, बाकी दूसरों के। अब देखना ये PDM ने तो कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम लड़ेंगे। और जब भी 5 महीने के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा और 20-20 करोड़ रुपए का खर्चा करेगा। लेकिन आज PTI के एक हसन खावर ने ऐलान कर दिया कि सारे हलकों से इमरान खान खुद खड़े होंगे। यानी ये सिर्फ गंद डालना चाहते हैं और ये गंद करेंगे, अगले इंतखाबात तक गंद करेंगे। और देखना ये कि अगले इंतखाबात कम होते हैं, इस पर भी कल 3 बड़ों ने सर जोड़ के बैठे थे। वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मीटिंग हुई है, जिसमें तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा कि इंतखाबात तमाम एक साथ होंगे और अक्टूबर में होंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।